हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने बच्चों के साथ में ये फील किया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए कहीं ना कहीं जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो अगर आपका वीक रह गया तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे एल्केन है, वहां जो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट हो गई है तो फिर कहीं भी आप लोग दिक्कत में नहीं आएंगे। अंडरस्टैंडिंग सेट होना बड़ा जरूरी है। तो मैं केमिस्ट्री वाले सर मनोज कुमार बंसल आपको सिखाने आया हूं मैकेनिज्म्स। तो मैकेनिज्म की सीरीज में हमारा पहला वीडियो जो है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म्स हमारे फोकस पे है, मैकेनिज्म्स, ठीक है जी। उन मैकेनिज्म्स में हमारे टारगेट पे सबसे पहले जा रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब इश्यू ये है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होएगा कहां। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक किसका है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो एग्जैक्टली कैरेक्टर किसका है? वो आपके पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स ऑफ द एल्केन्स। अब चलो हमने ये बात याद कर ली कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स का कैरेक्टर है, तो ये एल्केन्स का ही कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? ये एल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? तो उसके लिए आपको जनरल फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं CnH2n+2 लिखता हूं जी, फिर उसके अंदर एक एग्जांपल लिखता हूं कोई भी, जैसे मैंने आपके सामने लिखा प्रोपेन, ठीक है जी। जब मैंने प्रोपेन लिखा तो मुझे पहली बात जो समझ में आई वो समझ में आई कि पहली बात ये सैचुरेटेड है, इसमें ऑल आर द सिग्मा या सिंगल बॉन्ड से। पहली बात मुझे समझ में आई। तो दूसरी बात जो मुझे समझ में आई, ये मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेट नॉन पोलर नेचर के हैं, अप्रोक्सीमेट नॉन पोलर नेचर के हैं। तो जब भी हमारी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड, नेचर वाइज नॉन पोलर हो, कोई भी कंपाउंड नेचर वाइज नॉन पोलर हो, दूसरी बात सैचुरेटेड हो, तो नॉन पोलर पे अटैक करने के लिए ना तो इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा ना न्यूक्लियोफाइल तैयार होगा। तो नॉन पोलर पे अटैक करने के लिए जो इजीली हमारे पास अवेलेबल स्पीसीज होएगी, वो अवेलेबल स्पीसीज कौन सी होने वाली है? तो अवेलेबल स्पीसीज जो हमारे पास होएगी वो होएगी फ्री रेडिकल। जो अवेलेबल स्पीसीज होएगी वो होएगी फ्री रेडिकल, ठीक होगी बात। अब फ्री रेडिकल जो कि नेचर वाइज न्यूट्रल दिखते हैं, फ्री रेडिकल जो नेचर वाइज हमें न्यूट्रल दिखते हैं, तो फ्री रेडिकल वहां अवेलेबल स्पीसीज। फिर अगर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं, न्यूक्लियोफाइल भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी स्पीसीज जो नेचर में आयोनिक है। दूसरी बात, अगर सैचुरेटेड है तो वहां सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने की कंडीशन में मैं एडिशन रिएक्शंस के बारे में, कुछ ऐड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर मैं यहां ऐड करूं तो करूं कहां? क्योंकि सारे के सारे सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, पूरी तरह से ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एडिशन की पॉसिबिलिटीज नेग्लिजिबल हो गई है। तो अपने दिमाग को तैयार करिएगा कि एल्केन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए क्यों सेंसिटिव है। वैसे तो एल्केन्स को हम पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन मतलब क्या हुआ? नॉन रिएक्टिव। पैरम एफिनिस मतलब जो कॉन्सेंट्रेट एसिड बेस हो, चाहे गुड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो, सबको लेकर सेंसिटिव नहीं है, रिएक्टिव नहीं है। तो हमारे दिमाग में अवेलेबल स्पीसीज कौन सी रही? फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं। एडिशन हम सोच नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं एडिशन सोचते हुए वहां कुछ ऐड तो होना चाहिए ना जाकर, और एडिशन
की जगह पर सब्स्टिट्यूशन, क्यों, एक यहां का H हटेगा, इसकी जगह कुछ नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर हम अपने दिमाग में डालें कि एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्ड रिएक्शन कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्ड रिएक्शन कौन सी है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब आएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्केन्स ड्यू टू द approximate non-polar nature as well as approximate non-polar nature as well as saturated form। इन दो वजहों से हम सब्स्टिट्यूशन करवा पाएंगे और फ्री रेडिकल का अटैक ही करवा पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनिएगा। तो जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो आपके पास कितने टाइप की रिएक्शंस एल्केन में पॉसिबल हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। जब आप बोल रहे हो ना हेलोजिनेशन, तो हेलोजन का इंट्रोड्यूस करवाना, किसी स्ट्रक्चर में हेलोजन इंट्रोड्यूस करवाओगे। सिमिलर वे में मेरे पास कौन होएगा, नाइट्रेशन, मैं नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सिमिलर वे में मेरे पास होएगा सल्फोनेशन। लेकिन फिर मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं कि आप बेसिक बात को सीखें। बेसिक बात कौन सी वाली है कि हमें मैकेनिज्म के अंदर, हमें रिएक्शन करवाते हुए मैकेनिज्म के अंदर कोई अगर फ्री रेडिकल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है तो आप ना फ्री रेडिकल पे फोकस करें। आप इस पे फोकस मत करें कि फ्री रेडिकल कौन सा फ्री रेडिकल होना चाहिए। वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी हो सकता है, SO3 का भी हो सकता है, वो नाइट्रो का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुल मिलाकर हमें फ्री रेडिकल से मतलब है चाहे वो हेलोजिनेशन हो रहा हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो रहा हो, चाहे सल्फोनेशन हो रहा हो, या फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है डिटर्जेंट्स बनाने की, चाहे वो क्लोरो सल्फोनेशन हो रहा हो। ठीक है जी, तो हम इन रिएक्शंस को फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एंट्री करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अंदर, और उसमें जो एग्जांपल उठाएंगे वो हम एग्जांपल उठाएंगे हेलोजिनेशन का। उसमें जो हम एग्जांपल उठाएंगे वो उठाएंगे हेलोजिनेशन का। ठीक होगी बात, चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओ तो इसमें 3 स्टेप्स एसेंशियली इंट्रोड्यूस होते हैं। एक का नाम है चेन को इनिशिएट करना, चेन इनिशिएशन, चेन को शुरू करना, स्टार्ट करना, चेन इनिशिएशन। दूसरा होएगा जी चेन को प्रोपेगेट करना, चेन प्रोपेगेशन, और फिर एंडिंग होएगी रिएक्शन की। हर फिल्म की एंडिंग होती है, इस फिल्म की भी एंडिंग होएगी चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। तो लिखने को हम इसको आसान लैंग्वेज में लिख देते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, CIS, CPS, CTS। तो चलिए हेलोजिनेशन में हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन द एल्केन्स के बारे में सीखते हैं। चलो, जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एल्केन्स करवाएंगे तो आपके पास सबस्ट्रेट कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए एल्केन। अब जब एल्केन आपका टारगेट है तो उसकी रिएक्टिविटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो एल्केन की रिएक्टिविटी में, रिएक्टिविटी, ऑर्डर, तो बच्चे सिंपल सी बात, अगर ओनली एल्केन लेके चल रहे हो तो 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन इजी है, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का और डिफिकल्ट है। जैसे कि मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ये टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव, 3 मिथाइल के इलेक्ट्रॉन पुश से, पॉजिटिव इंडक्शन से इस बॉन्ड को ब्रेक होना आसान हो गया। जैसे आप लोग प्रोपेन लिखोगे ये सेकेंडरी हो गया, जैसे आप लोग इथेन लिखोगे ये प्राइमरी हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन का कम पुश लग रहा है, 3 ने पुश किया, यहां 2 ने पुश किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां इकट्ठी हो गई,
इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो गया, इस मिथाइल ने अकेले ने पुश किया। तो जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सर अगर इसकी जगह मुझे वो बेंजाइल दे दे तो बेंजाइल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना बड़ा आसान होएगा। तो अगर आपने जीओसी में मेरे साथ में पढ़ाई की है तो मैं बोलता रहता हूं बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन अलाइलिक अलाइलिक के कंपैरिजन में आसान है। और अलाइलिक को ब्रेक करना, अलाइलिक आप जानते ही हो वीवी के पड़ोसी, विनाइलिक विनाइलिक के पड़ोसी कौन होंगे? अलाइलिक होंगे। उसके बाद अगला नंबर किसका लगेगा? पहले बेंजाइलिक का, उसके बाद अलाइलिक का, देन आफ्टर एल्काइल का लगेगा, जैसे कि टर्शरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला। जब भी कभी इस पे कंडीशंस के साथ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाया जाएगा तो रिएक्शन जो बेंजीन में टोलुइन बना हुआ है उसमें जो बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इजीएस्ट, फिर अलाइलिक, फिर आपके पास अल्काइलिक, फिर एल्काइलिक, अलाइलिक के बाद एल्काइलिक, फिर कौन होएगा? वो होएगा आपका विनाइलिक। क्यों? कारण आपको पता है sp2 का पड़ोसी, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर अकेले एल्केन में चल रहे हो तो टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, अगर कहीं उसने टोलुइन, फिर प्रोपीन, फिर अल्काइलिक दे दिया तो फिर ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाएगा? जिसमें कि बॉन्ड डिसोसिएशन आसान हो। यह हमारा एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ। अब रिएक्शन किससे करवानी है भाई? रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन्स के साथ। हेलोजन मतलब X2। अब अगर हेलोजन से रिएक्शन करवा रहे हो तो इनका भी मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर? फ्लोरीन फास्टेस्ट। सर फ्लोरीन के फास्ट रिएक्ट करने की वजह क्या है? एक तो शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस है, 3 लोन पेयर पड़े हुए हैं, शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस है, ठीक होगी बात, 3 लोन पेयर पड़े हुए हैं। तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, उससे इस बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक इजीएस्ट हो गया है। तो फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और उसके बाद आयोडीन। ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर इसमें भी आप लोग थोड़ा सा और काम करना चाहते हो तो जो फ्लोरीन है दैट रिएक्ट्स इन डार्क, अंधेरे में रिएक्शन हो जाएगी। क्लोरीन रिक्वायर्ड द डिफ्यूज्ड लाइट या लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात भी आप कर सकते हैं। ब्रोमीन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इससे इनकी रिएक्टिविटी सेट हो रही है। और आयोडीन की रिएक्शन तो नेचर में रिवर्सिबल है, वहां मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो पहले एल्केन सबस्ट्रेट है, रिएक्शन हेलोजन से हो रही है और हेलोजन से जब रिएक्शन होगी तो उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और रिएक्टिविटी में फ्लोरीन सबसे तेज रिएक्ट क्यों कर रहा है उसकी वजह मैंने आपको यहां बताई है। इवन इसकी रिएक्शन डार्क में भी इजीली प्रोसीड कर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आ गया। अब मुझे कौन सी कंडीशंस रखनी पड़ेंगी, कौन सी कंडीशंस रखनी पड़ेंगी कि इससे मैं जो फेवर करवा पाऊं एफआरएस को। कंडीशंस टू फेवर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कंडीशंस टू फेवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ा आसान सा आंसर है। पहली बात मैं बोलता हूं इसके लिए HELPR, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर एरो पे इलेक्ट्रिक करंट भी लिखा हो तो घबराने की बात नहीं है, आप एफआरएस को फेवर कर रहे हैं। हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट,
पेरोक्साइड, और अगर सिंपल रेडिएशन भी लिख दिए जाए, जनरली आपको एरो पे एच न्यू लिखा मिलेगा, तो आप समझ जाना कि टीचर ने हमें एच न्यू रेडिएशन दिया है और बन गया इसका सिंपल सा एक कोड HEL PR, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन। ये सब फ्री रेडिकल के बनने को, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेंगे। कंडीशंस टू फेवर द FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको करवानी हो तो ये कंडीशंस अगर आपके पास अवेलेबल हों, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन, तो ये सब आपको फेवर करने वाले हैं। वीडियो देखते रहिएगा, रिवोल्यूशनरी वीडियो रहने वाला है। ये आपको समझा देगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन में ही क्यों, बेंजीन के टोलुइन वाले पार्ट पे ही क्यों, प्रोपीन के मिथाइल वाले पार्ट पे ही क्यों, और अगर मिथाइल पर रिएक्शन करवा रहे हो प्रोपीन में तो फिर वो हाई टेम्परेचर पे ही क्यों। तो हाई टेम्परेचर में हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन, ये सब आपको फेवर करने वाले हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास टारगेट क्या बनेगा, इसी में आपका टारगेट नेक्स्ट चूज हुआ। चलिए अब आपको देखना है कि एक जनरल रिएक्शन लिख के देख लें, एक जनरल रिएक्शन लिख के देख लें। जब जनरल रिएक्शन लिखोगे तो मान लीजिए आपने यहां इथेन लिखा, यहां आपने क्लोरीन लिखा, यहां आपने लाइट लिखा, फिर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया साथ में HCl, एक जनरल रिएक्शन हो गई है। लेकिन जनरल रिएक्शन में यहां से रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट तक पहुंचने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में क्या कुछ चेंज हुआ, इसके अंदर क्या हैपनिंग्स हुई, क्लियर, व्हाट हैपेंड, क्या हैपनिंग्स हुई, उस पर अगर नजर मारे तो उसका जवाब हमें देगा स्टेप वाइज। स्टेप वाइज जो डिटेल स्टडी है, स्टेप वाइज अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हो केमिकल काइनेटिक्स तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है स्टेप वाइज डिटेल्ड स्टडी ऑफ द रिएक्शन, उसको आपने क्या बोल दिया जी, मैकेनिज्म। स्टेप वाइज डिटेल्ड स्टडी ऑफ द रिएक्शन, स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज डिटेल स्टडी हम करने जा रहे हैं, वो हम सीखेंगे हमारे अगले स्टेप में। तो एक जल्दी से बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो एल्केन्स का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। व्हाई, बिकॉज वो नॉन पोलर है और पूरी तरह से सैचुरेटेड है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट टारगेट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, एग्जाम्पल आ सकते हैं। फिर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जब होगा तो उसमें कौन कौन सा स्टेप वाइज स्टडी होगा, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, मैं बता रहा हूं अभी आपको। फिर सबस्ट्रेट कौन है, एल्केन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है। फिर मुझे बताना पड़ा व्हाई टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। फिर मैंने आपको टोलुइन का, फिर प्रोपीन का, फिर आइसोब्यूटेन का, फिर मैंने इथीन का एग्जांपल दिया। फिर रिएक्शन किससे हो रही है, हेलोजन से। रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन रिएक्ट्स इन डार्क, सो फास्टेस्ट, क्यों फास्टेस्ट रिएक्ट कर रहा है उसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन FRS को फेवर कर सकता है वो भी लिखा। एक जनरल रिएक्शन लिखने के बाद अब डिटेल स्टडीज की हम करने वाले हैं। तो यहां हम लोग मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं, यहां हम लोग मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। तो पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होगा जी, जो आपका अटैकर है, जो आपका रिएजेंट है, एक होता है सबस्ट्रेट बीइंग अटैक्ड, एक होता है रिएजेंट। अब आपने यहां क्या लिया, या तो लाइट लिख दी, या पेरोक्साइड लिख दिया, या रेडिएशन लिख दिया। तो इसका होगा होमोलाइसिस। सर ये क्या है, होमोलाइसिस इज द इक्वल, होमोलाइसिस इज द इक्वल distribution, homolysis is the equal distribution of the
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसे हम लोग फिश हुक एरो से शो करते हैं। तो यहां क्या हुआ, दो फ्री रेडिकल्स ड्यू टू होमोलाइसिस होने से। फेवर कौन कर रहा था, लाइट। सर मैं रेडिएशन लिख दूं, सेम बात है। सर मैं पेरोक्साइड लिख दूं, तब भी सेम प्रोसेस है। तो यहां एक क्या हुई, चेन इनिशिएट हो गई है। जैसे होता है ना कई बार कि किसी सोसाइटी के अंदर किसी एक बंदे ने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर क्या शुरू किया, कोई भी एक मान लीजिए उसने एक मुहिम शुरू की, मान लीजिए उसने एक कैंपेन शुरू किया, तो वो कैंपेन फिर दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर धीरे धीरे पता चला वो पूरी की पूरी सोसाइटी में वायरल हो गया। वही हालत यहां है, वही हालत यहां है। लाइट की प्रेजेंस में कुछ टेस्ट ट्यूब में जहां आप रिएक्शन करवाने जा रहे हो वहां कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट रिएजेंट तो लेकर चलोगे। तो हुआ क्या, जो रिएजेंट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होमोलाइटिक फिशन के थ्रू फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हुआ। होमोलाइटिक फिशन के थ्रू, होमोलाइसिस का मतलब क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा स्टेप आपके पास है चेन का प्रोपेगेशन होना। दूसरा स्टेप आपके पास है चेन का प्रोपेगेशन होना। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास सबस्ट्रेट इथेन है, क्योंकि फ्री रेडिकल ने अपना यहां बर्थ तो ले लिया है, ये फ्री रेडिकल जन्म चुका है। अब फ्री रेडिकल कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर आपने कभी 11th क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज आपने अपनी बोटनी में पढ़े हो, तो टीचर ने बताया कि ओजोन डिप्लीशन करके फंडा है। ओजोन डिप्लीशन करके, ओजोन डिप्लीशन की शुरुआत कौन करता है, वो शुरुआत करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीन फ्रियोन। फ्रियोन, तो फ्रियोन क्या करेगा, फ्रियोन अपना फ्री रेडिकल क्लोरीन का जनरेट कर देगा, और वही फ्री रेडिकल फर्दर ओजोन से रिएक्शन करके ClO फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। कहना क्या चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, एक फ्री रेडिकल अगर बना तो फर्दर फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स जनरेट करता रहेगा। तो अभी जो मेरे पास सबस्ट्रेट है, जो मेरे पास सबस्ट्रेट है, इस पर क्लोरीन फ्री रेडिकल का रिएक्शन हुआ। जैसे ही क्लोरीन फ्री रेडिकल का रिएक्शन हुआ तो वहां मुझे इथाइल क्लोराइड और साथ में H डॉट मिल गया। सर ये क्या है, मैं बताता हूं जी अभी आपको। दूसरा चांस क्या है, इसी इथेन पर क्लोरीन फ्री रेडिकल का रिएक्शन हो जाए और इथाइल फ्री रेडिकल HCl बन जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर की एनर्जीज का सम और इधर की एनर्जीज का सम, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो वो मेरे को डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दीज टू, वो एनर्जीज का डिफरेंस मुझे ज्यादा मिलता है जब मैं इस स्टेप की एनर्जीज का डिफरेंस निकालता हूं। ये हाई डिफरेंस है, ये लो डिफरेंस है। अगर इसी बात को, जैसा कि मैं क्लासेस में बोलता हूं, अगर आपने काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा हुआ है तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप 11th के, तो आपको हो सकता है इस स्टेप को समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप पहले स्टेप को समझिएगा जो मैंने हीट का डिफरेंस आपको दिया है। हीट का डिफरेंस मैंने आपको जो दिया है, ये वाला हीट का डिफरेंस, तो मैं फिर लिख देता हूं इसको, डिफरेंस ऑफ हीट अगर हाई हो। ठीक है जी, दो रास्ते हैं आपके पास X जगह से Y जगह पहुंचने के। पहले में आपका ज्यादा पैसा लग रहा है, दूसरे में आपका कम पैसा लग रहा है। जहां आपका पैसा ज्यादा लग रहा है तो आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हो कम पैसे वाले। जब आपको लगता है फैसिलिटीज सही मिल रही है तो फिर कम खर्चे में जाया जाए। सेम बात यहां लग रही है, तो जहां आपका खर्चा ज्यादा लग रहा है वो अवॉइड होगा। अगर आप 11वीं के, अगर आप 12वीं पास है, 12वीं में भी हैं और पढ़ चुके हैं किसको, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन को। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो किसी भी रिएक्शन में बनने वाला एक मैंडेटरी स्टेप है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक होगी बात, उसको बनने में अगर वो वैल्यू ज्यादा है जो एनर्जी की नीड है तो रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिफॉल्ट स्लो हो जाएगा। तो यूं समझ ले कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी
हाई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। इसीलिए मैं आपको स्पेशली अलग पेन से मार्क करके बता रहा हूं कि हम जब भी कभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के प्रोपेगेशन स्टेप में होंगे, जब भी कभी हम चेन प्रोपेगेशन स्टेप ऑफ एफआरएस में होंगे, तो गलती से भी जहां एच डॉट बन रहा हो वो फ्री रेडिकल वाला स्टेप प्रोसीड नहीं करेंगे। तो इथेन पर क्लोरीन फ्री रेडिकल का रिएक्शन हुआ, इथाइल एफआर बना, HCl बना, और यही अब जो फ्री रेडिकल है ये अगेन क्लोरीन पर अटैक करके, जो रिएजेंट था, अटैकर था, उससे इथाइल क्लोराइड बना और Cl फ्री रेडिकल फिर बन गया। तो जो स्टेप नंबर 1 है, जो स्टेप नंबर 2 है, या ए भी लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल टाइम रिपीटिशन होता रहेगा, इसका मल्टीपल टाइम रिपीटिशन होता रहेगा। रिपीटिशन तब तक होता रहेगा जब तक कि इधर इथेन और क्लोरीन, इधर इथेन और क्लोरीन, इधर इथेन और क्लोरीन खत्म नहीं हो जाता। इथेन खत्म हुआ तो बंद हो जाएगी बात, क्लोरीन खत्म हुआ तो बंद हो जाएगी बात। दो ही तो रिएक्टेंट है आपके पास, अगर आप मेरे साथ समझ रहे हैं बात को। एक जनरल रिएक्शन लिखी थी मैंने, एक रिएक्ट सबस्ट्रेट है, दूसरा अटैकर है, तो ये दोनों रिएक्टेंट हुए, ये प्रोडक्ट हुए, इन दोनों में से कोई एक खत्म हो गया, वही मेरी मैकेनिज्म पे स्टॉप लग जाना है। तो चेन प्रोपेगेशन में जो CIS के थ्रू, जो चेन इनिशिएशन के थ्रू क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, वो इथेन पर रिएक्शन करके इथाइल एफआर बना गया, HCl बना गया। और यहां जो इथाइल एफआर बना वो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करके अगेन इसको प्रोड्यूस कर गया। वही मैं बता रहा था, एफआर विल फॉर्म्स द एफआर, एफआर विल फॉर्म्स द एफआर, एफआर विल फॉर्म्स द एफआर। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक कि इन दोनों में से कोई एक चीज खत्म नहीं होती है। मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, कार लेके चल रहे हैं, स्कूटी लेके चल रहे हैं, ठीक होगी बात। उसमें पेट्रोल जब खत्म हुआ तो चलना बंद हो गया, या फिर बाइक की चोरी हो जाए, पेट्रोल तो था, तो बाइक खत्म हो गया तो भी आप सवारी करना बंद कर गए। तो दोनों में से एक चीज हमें बंद करनी पड़ेगी, इधर द इथेन और द अटैकर क्लोरीन, दोनों में से एक चीज जैसी बंद होगी, रिएक्शन वहीं स्टॉप लग जाना है। होने ये दोनों स्टेप है मल्टीपल टाइम रिवीजन। जहां भी H डॉट बन गया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, उसका डिफरेंस ऑफ एनर्जीज हाई होने की वजह से ये रिएक्शन दिखने में आपको इजी और फिजिबल लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ड्यू टू हाई डिफरेंस ऑफ एनर्जीज या हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो अपने दिमाग में बार बार देखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि आउट ऑफ द 4 गिवन रिएक्शंस, गिवन स्टेप्स ऑफ द मैकेनिज्म, कौन CPS नहीं है, जिसके प्रोडक्ट में H डॉट बन रहा हो वो CPS बिल्कुल भी नहीं है। जिसके प्रोडक्ट में हमें H डॉट दिख गया वो कभी भी CPS नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर अगर सोल्व कर रहे हो तो उसमें लिखने का तरीका होगा। एंड करते हैं जी हम लोग CTS से, चेन टर्मिनेशन। एंड करते हैं जी हम लोग चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या करना है भाई, चेन टर्मिनेशन में ध्यान से सुनिएगा, चेन टर्मिनेशन में क्या करना है, ऑल प्रोड्यूस्ड फ्री रेडिकल्स will reacts, ठीक है जी। जितने भी फ्री रेडिकल, तरीके बहुत सारे, जितने भी फ्री रेडिकल बने वो सब अलग अलग तरीके से क्या करेंगे भाई, रिएक्ट करेंगे, ठीक है जी। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 क्या हुए, उसको बोलते हैं जी डाइमेरिजेशन, जो कि मैक्सिमम फ्री रेडिकल सपोर्ट करते हैं इसको। डाइमराइजेशन मतलब दो का मिलकर एक बन जाना, डाइमराइज। जैसे कि इथाइल फ्री रेडिकल आपके पास बन चुका था, इथाइल इथाइल मिलकर क्या बन गया जी, ब्यूटेन। एक तरीका ये हुआ, इथाइल इथाइल मिलकर क्या बन गया, ब्यूटेन, ठीक होगी बात। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है, उसको बोलते हो डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शन ये क्या होता है,
रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, जैसे आपके पास इथाइल फ्री रेडिकल है, दूसरा वाला भी इथाइल फ्री रेडिकल है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस है, एक H बिना बॉन्ड के रहेगा, वो H अगर लूज हो जाए, वो H अगर दूसरा इथाइल FR कंज्यूम कर ले, ठीक है जी, तो एक लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, इसको बोलते हैं जी डिसप्रपोर्शनेशन। एक लूज एक गेन, एक लूज एक गेन, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन दूसरा चांस है, डिसप्रपोर्शनेशन सेकंड चांस है, ठीक है जी। पहला चांस डाइमेराइजेशन है। सर डाइमेराइजेशन डिसप्रपोर्शनेट में ज्यादा चांस किसके होंगे? ज्यादा चांस कोई भी फ्री रेडिकल डाइमराइज होने से, क्योंकि इसमें एनर्जी अच्छी खासी रिलीज हो रही है, और जहां भी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो उस बने हुए स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? ज्यादा। डिसप्रपोर्शनेशन के कंपैरिजन में डाइमेराइजेशन ज्यादा, डिसप्रपोर्शनेशन के कंपैरिजन में हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन के कंपैरिजन में डाइमेराइजेशन होना ज्यादा क्या होएगा? प्रेफर्ड होएगा। तो यहां लिख सकते हैं डाइमेराइजेशन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है जी, डिसप्रपोर्शनेशन। इतनी बात अगर आपके दिमाग में गई है तो हम इस बात को आगे कंसिडर कर सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। चलिए, ये बात तो आपके दिमाग में चली गई है, डाइमेराइजेशन के चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसप्रपोर्शनेशन, एज कंपेयर टू डिसप्रपोर्शनेशन। चलिए, और क्या चांस हो सकते हैं? जैसे इथाइल फ्री रेडिकल अवेलेबल है, Cl भी अवेलेबल है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड बना ले, ये डाइमराइज हो चुका है, डिसप्रपोर्शनेशन कर चुका है, ये भी इन दोनों से, ये पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है, एवेबिलिटी के बिहाफ पे हम ये बात कर रहे हैं। तो चेन टर्मिनेशन में सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिखने वाली है, चेन प्रोपिगेशन के बाद चेन टर्मिनेशन में सारी पॉसिबिलिटी आपको दिखने वाली है। तो इतनी बात अगर आपके दिमाग में गई है तो एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपके पास आती जा रही है। बात समझ गए आप लोग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके अंदर?